गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। बांग्लादेश में राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। दास की जमानत याचिका पर गुरुवार को चटगांव कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों ने चिन्मय का पक्ष चटगांव की अदालत में रखा, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल सकी। बांग्लादेश के द डेली स्टार ने बताया कि चटगांव की अदालत ने कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई के दौरान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले 3 दिसंबर 2024 को दास के केस की तारीख थी। उस समय अभियोजन पक्ष के समय मांगने और चिन्मय की ओर से कोई वकील न होने के चलते अदालत ने 2 जनवरी को तारीख जमानत पर सुनवाई के लिए दी थी। पूर्व में इस्कॉन से जुड़े रहे दास के खिलाफ बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा ध्वज फहराने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद उनको ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद जेल भेज दिया गया। दास की गिरफ्तारी के बाद चटगांव में उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान हिंसा में चटगांव में एक वकील की मौत भी हो गई थी। ये मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। चिन्मय कृष्णदास की पैरवी के लिए उनके वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की टीम चटगांव पहुंची थी। वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने डेली स्टार को बताया, NGBOA का परिषद के बैनर तले चटगांव आए हैं और अदालत में चिन्मय की जमानत के लिए पक्ष रख रहे हैं। हालांकि उनको दास की जमानत की उम्मीद थी, जो नहीं हो सका। यह पूरा मामला 25 अक्टूबर को चटगांव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा ध्वज फहराने के आरोप से हुआ। मामला दर्ज होने के बाद चिन्मय कृष्णदास को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद स्थिति तब बिगड़ी जब 27 नवंबर को चटगांव कोर्ट से दास की जमानत खारिज होने के बाद उनके समर्थकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया और इसमें एक वकील की मौत हो गई। चटगांव कोर्ट में हिंसा के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यकों और इस्कॉन के साधुओं के खिलाफ भी हिंसा देखने को मिली। हालांकि इस्कॉन की ओर से साफ कर दिया गया कि यौन शोषण के आरोपों के चलते दास को पहले ही निकाला जा चुका है। भारत ने भी बयान जारी करते हुए हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता जताई थी। आइए हम बात करें पाकिस्तान और चीन की। पाकिस्तान और चीन में ग्वादर बंदरगाह को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ही चीन के पैसों से विकसित ग्वादर हवाई अड्डे का उद्घाटन लगातार तीसरी बार टाल दिया था। अब खबर है कि ग्वादर बंदरगाह के स्वामित्व को लेकर भी पाकिस्तान और चीन के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ग्वादर पाकिस्तान का है और वह इसे किसी दूसरे देश को नहीं सौंप रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ममता बलोच ने कहा, ग्वादर बंदरगाह एक वाणिज्यिक बंदरगाह है जिसे चीन सरकार की मदद से विकसित किया गया है। पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह या कोई अन्य स्थान किसी भी विदेशी संस्था को नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के इस बयान से कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसे बयान देकर चीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान ग्वादर को चीन को देकर किसी भी कीमत पर अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान आतंकवाद, गरीबी, मुद्रास्फीति, धांधली वाले चुनाव, नागरिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। ऐसे में उसे खुद को एक देश के रूप में बचाए रखने के लिए अमेरिका और चीन दोनों की जरूरत है। पाकिस्तान खुद को चीन का सदाबहार सहयोगी बताता है। वैश्विक वित्तीय संस्थानों से कर्ज पाने और खुद को वैश्विक पटल पर बनाए रखने के लिए उसे अमेरिका की भी जरूरत है। यही कारण है कि पाकिस्तान सीधे सीधे ग्वादर को चीन की झोली में डालने से बच रहा है। पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान और चीन के वरिष्ठ सरकारी और सैन्य अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बलूचिस्तान में ग्वादर के रणनीतिक भविष्य के उपयोग पर विचार विमर्श और बातचीत तथा कथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के अनुसार की जा रही थी। इस्लामाबाद ने कथित तौर पर बीजिंग से कहा कि अगर वो ग्वादर में सैन्य अड्डा चाहता है तो पाकिस्तान उसे तभी अनुमति दे सकता है जब बीजिंग उसे सेकेंड स्ट्राइक की परमाणु क्षमता से लैस करने के लिए तैयार हो। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि धमकी की तरह यह लहजा बीजिंग को पसंद नहीं आया, जिसने पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इस्लामाबाद की चौंकाने वाली दुस्साहस के कारण भविष्य की वार्ता को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला किया। चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य वार्ता का टूटना पाकिस्तान के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि नकदी की कमी से जूझ रहा इस्लामाबाद बीजिंग से आर्थिक राहत पैकेज पर बहुत अधिक निर्भर है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान की सेना के लिए भी एक रक्षक रहा है, जो उसे अधिकांश हथियार और गोला बारूद मुहैया कराता है। आइए हम बात करें अमेरिका में नोरो वायरस की। अमेरिका में नोरो वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यह पेट में होने वाला आम बग कीड़ा है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के नए डेटा के अनुसार 5 दिसंबर के सप्ताह के दौरान नोरा वायरस के 91 मामले दर्ज किए गए, जो नवंबर के अंतिम सप्ताह में दर्ज किए गए 69 मामलों से ज़्यादा हैं। डेटा के अनुसार नोरो वायरस संक्रमण के मामलों में यह आंकड़ा एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में दिसंबर के पहले सप्ताह में अधिकतम 65 मामले दर्ज किए गए थे। नोरो वायरस मामलों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंतित कर दिया है
और वे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के महत्व पर जोर दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नोरोवायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। नोरोवायरस को नॉर्वेक वायरस, स्टोमक फ्लू, स्टोमक बग या वोमिटिंग बग के रूप में भी जाना जाता है। यह इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। सीडीसी के अनुसार यह वायरस अमेरिका में भोजन के माध्यम से फैलने वाली बीमारी का प्रमुख कारण है, जो हर साल देश में ऐसे संक्रमणों का 58% हिस्सा है। ये वायरस तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट या आंतों में सूजन का कारण बनता है। कैसे फैलता है नोरोवायरस? नोरोवायरस से संक्रमित व्यक्ति इस वायरस को सीधे दूसरों तक पहुंचाता है। अक्सर भोजन या खाने के बर्तन साझा करने से यह फैलता है। वायरस दूषित भोजन, पानी, सतहों और संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमण को रोकने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। नोरोवायरस बीमारी से पीड़ित अधिकांश लोग 1 से 3 दिन के भीतर ठीक हो जाते हैं, लेकिन वे इसके बाद भी कुछ दिनों तक वायरस फैला सकते हैं। सीडीसी का कहना है कि किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति नोरोवायरस से संक्रमित और बीमार हो सकता है। नोरोवायरस के लक्षण क्या हैं? सीडीसी के अनुसार किसी व्यक्ति में नोरोवायरस के संपर्क में आने के 12 से 48 घंटे बाद इस बीमारी के लक्षण विकसित होते हैं। इसके सबसे आम लक्षण दस्त, उल्टी, मतली, पेट दर्द और अन्य लक्षणों में बुखार, सिरदर्द और शरीर में दर्द शामिल है। नोरोवायरस के संक्रमण से बचने के उपाय क्या हैं? चूँकि नोरोवायरस बहुत संक्रामक है, इसलिए कुछ उपाय करके इससे बचने की कोशिश की जा सकती है। अपने हाथों को अच्छी तरह से और बार बार धोएं। फिश को अच्छी तरह पकाएं। फलों और सब्जियों को धोएं। दूसरी सतहों को साफ और कीटाणु रहित रखें। कपड़े धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। लक्षण मंद होने के बाद 2 दिन तक बीमार होने पर घर पर रहें। नोरोवायरस का इलाज क्या है? नोरोवायरस बीमारी से संक्रमित ज़्यादातर लोग 1 से 3 दिन के भीतर ठीक हो जाते हैं। सीडीसी के अनुसार नोरोवायरस बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। ये हम बात करते हैं निमिषा प्रिय की। केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिय को यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रही हैं। यमनी नागरिक की हत्या के केस में जेल में बंद प्रिया को फांसी यमनी राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद उनके बचने के विकल्प बेहद सीमित हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने निमिषा की मदद करने के लिए सभी कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही है। इसमें ब्लड मनी, मृतक के परिवार को एक राशि देकर माफ़ी लेना का विकल्प शामिल है। वहीं ईरान की ओर से भी निमिषा की मदद की बात कही गई है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि निमिषा के लिए हम जो भी अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे। 1 दशक से ज़्यादा समय से यमन में रह रही प्रिया पर यमनी नागरिक तलाल महदी की हत्या करने का मामला साबित हुआ है, जिससे निमिषा का कथित तौर पर क्लिनिक में साझेदारी पर विवाद था। निमिषा को 2017 में गिरफ्तार किया गया और 2018 में हत्या का दोषी पाया गया। निमिषा को ट्रायल कोर्ट ने 2020 में मौत की सज़ा सुनाई। सज़ा को 2023 में यमन के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरकरार रखा और दिसंबर 2024 में यमनी राष्ट्रपति ने भी फांसी को मंजूरी दे दी। निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए ब्लड मनी का आखिरी विकल्प बचा है। यमनी कानून में ब्लड मनी का प्रावधान है। इससे निमिषा की फांसी की सज़ा टल सकती है। ब्लड मनी एक तरह का मुआवजा, एक निश्चित राशि होता है। इसे दोषी के परिवार की ओर से पीड़ित के परिवार को दिया जाता है। अगर पीड़ित का परिवार ब्लड मनी पर राजी हो जाए तो दोषी को मौत की सज़ा से बच जाता है। यमनी अदालत ने निमिषा के मामले में ब्लड मनी विकल्प खुला छोड़ा है। ऐसे में अगर मकतूल महदी का परिवार ब्लड मनी देने को तैयार हो जाता है तो निमिषा की जान बच जाएगी। महदी के परिवार का रुख इसमें सबसे अहम है। प्रिया के पति टॉमी थॉमस ने कहा कि वो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दिया ब्लड मनी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों से हम निमिषा को बचाने की कोशिश में लगे हैं। अभी भी हमें उम्मीद है कि तलाल महदी के परिवार से बात करके इसका समाधान निकल आएगा। निमिषा प्रिया की 13 वर्षीय बेटी ने भी अपनी मां को माफ़ी मिलने भारत लौटने उनसे फिर से मिलने की उम्मीद जताई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने निमिषा प्रिया की सज़ा कम करने या महदी के परिवार से ब्लड मनी पर बातचीत करने के लिए राजनयिक प्रयास की बात कही है। ब्लड मनी क्या है? ब्लड मनी यमन के कानून के सजाए मौत का एक कानूनी या सांस्कृतिक विकल्प है, खासकर ऐसे मामलों में जहां दोनों परिवारों के बीच सुलह या वित्तीय मुआवजा संभव हो। इसके लिए दी जाने वाली राशि पीड़ित का सामाजिक दर्जा और अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये राशि आमतौर पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए तय होती है। निमिषा के केस में भी फिलहाल ब्लड मनी का विकल्प सबसे अहम है। अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में नए साल पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इसी के साथ 1 जनवरी के बाद से अब बुर्के, नकाब या किसी अन्य तरह की चेहरा ढकने की चीज़ के साथ सार्वजनिक स्थान पर निकलने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
स्विट्जरलैंड में कैसे और क्यों लगा बुर्के पर प्रतिबंध। स्विट्जरलैंड में 2021 में हुए जनमत संग्रह में सार्वजनिक स्थल पर चेहरा ढकने पर पाबंदी लगाने के पक्ष में वोटिंग हुई। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के और नकाब पर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। जनमत संग्रह में 51.21% नागरिकों ने चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोट किया, जबकि 48.8% लोगों ने इसके विरोध में वोट किया। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड में लोगों को लोकतांत्रिक नियमों के तहत अधिकतर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में जनमत संग्रह में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने पर पाबंदी से जुड़ा प्रस्ताव दक्षिणपंथी स्विस पीपल्स पार्टी की तरफ से लाया गया। इस पार्टी ने प्रस्ताव लाने के साथ ही नारा दिया, कट्टरवाद रोकें। एसवीपी के प्रस्ताव में इस्लाम का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया, हालांकि इसे देश में बुर्का बैन से जोड़कर ही पेश किया जाता है। इसके तहत सड़कों पर प्रदर्शन करने वालों के मास्क पहनने पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि स्विट्जरलैंड की तत्कालीन सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। सत्तासीन दल का यह तर्क था कि महिलाएं क्या पहनेंगी इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूसन की 2021 की एक रिसर्च के मुताबिक स्विट्जरलैंड में न के बराबर ही कोई बुर्का या नकाब पहनने का चलन है। यहाँ सिर्फ 30 महिलाएं ही नकाब पहनती हैं। स्विट्जरलैंड की 86 लाख की आबादी में लगभग 5% ही मुस्लिम हैं। इसमें ज़्यादातर तुर्की, बोस्निया, कोसोवो मूल के हैं। 2022 में स्विट्जरलैंड की संसद के निचले सदन राष्ट्रीय परिषद में चेहरा ढकने पर पाबंदी लगाने के मकसद से प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को स्विस पीपल्स पार्टी ने ही रखा था। इस दौरान 151 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में और 29 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट दिया था। विरोध में सेंट्रल और ग्रीन्स पार्टी ने मतदान किया था। आखिरकार सितंबर 2023 में स्विस संसद ने अंतिम तौर पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि स्विट्जरलैंड की सरकार ने नवंबर 2024 में ही इस पाबंदी को 1 जनवरी 2025 से लागू करने में हामी भरी। मुस्लिम समुदाय, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रस्ताव के संसद में पारित होने की आलोचना की थी। एक बयान में एमनेस्टी ने इसे महिलाओं के अधिकार के उल्लंघन की खतरनाक नीति करार दिया था और इसे अभिव्यक्ति और धर्म की आज़ादी का भी उल्लंघन करार दिया गया था। कानून के तहत अब क्या क्या प्रतिबंधित, कहाँ मिलेगी छूट। इस कानून के तहत अब स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थलों पर नाक, मुंह और आंखें ढकने पर प्रतिबंध है। इतना ही नहीं, ये प्रतिबंध उस निजी जगहों पर भी लागू होंगे जहाँ आम जनता जा सकती है। हालांकि इसमें कुछ छूट भी दी गई है। यह प्रतिबंध विमानों और राजनयिक परिसरों में लागू नहीं है। इसके अलावा पूजा स्थलों, धार्मिक स्थलों पर भी चेहरे को मान्यताओं के अनुसार ढका जा सकता है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से चेहरा ढकने की छूट जारी रहेगी। मसलन किसी संक्रमण या बीमारी के कारण मरीज मास्क पहन सकेंगे। इसके अलावा पुलिसकर्मियों और सैनिकों के गैस मास्क पहनने पर भी छूट रहेगी। पारंपरिक रीति रिवाजों और मौसमी स्थितियों के मद्देनजर भी चेहरा ढकने की छूट रहेगी। किन किन जगहों पर पहले से ही लागू है बुर्के पर प्रतिबंध। यूरोप, दुनिया भर के 16 देशों में इस वक्त चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू है। यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में बुर्के और अन्य तरह से चेहरा ढकने पर पाबंदी लगी थी। संसद में इसे लेकर 2011 में कानून लागू कर दिया गया था। जुलाई 2014 में इसे यूरोप की मानवाधिकार अदालत से भी मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद डेनमार्क में अगस्त 2018 में पूरी तरह चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1000 क्रोन करीब 11,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार बार उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक जगहों जैसे अदालतों और स्कूलों में चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी गई। नीदरलैंड में जून 2018 में सार्वजनिक जगहों या दफ्तरों, स्कूलों, सार्वजनिक परिवहन, रेस्तरां, दुकानों और अन्य जगहों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू हुए। हालांकि सड़कों पर चेहरा ढकने में छूट दी गई। बेल्जियम में पूरे चेहरा को ढकने पर प्रतिबंध से जुड़ा कानून 2011 में ही अस्तित्व में आया। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे कपड़े नहीं पहने जा सकते जिससे इन्हें पहनने वालों की पहचान न की जा सके। इसके अलावा बल्गेरिया में 2016 चेहरा ढकने पर प्रतिबंध से जुड़ा कानून बनाया जा चुका है। नॉर्वे में जून 2018 में शैक्षिक संस्थानों में चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी गई। कुछ ऐसे ही नियम लग्जमबर्ग में भी लागू हैं, जहाँ अस्पतालों, कोर्ट और सार्वजनिक इमारतों में चेहरा नहीं ढका जा सकता। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.